हेलो बच्चों, चलिए इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। फाइंड द आर्गुमेंट, वही चीज़ फिर से, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ पहला है, मान लेते हैं 1 + i डिवाइड बाई 1 माइनस, क्योंकि हमने प्लस वाला भी आपको दिया था, तो 1 - i√3 मान लो दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन हमने मान लो दे दिया 1 + i और 1 + i√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - i। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मान लो हमने लिख दिया कि 1 + i⁵, 1 + i√3 और डिवाइडेड बाई -2i और -√3 + i। ठीक है। अब इन सभी का आर्गुमेंट निकालना है। फोर्थ भी हमने लिख दिया tan 1 - i का होल स्क्वायर। फिफ्थ मान लो हमने क्वेश्चन दे दिया sin अल्फा + i इंटू 1 - cos अल्फा। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन 0 देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ -z आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। सेवेंथ मान लो हमने दे दिया इफ आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू 170 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 70, then find the principal argument ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 का, इसका z1 और z2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद मैं इसमें पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ। पहले आप ट्राई करना पॉज करके, उसके बाद आप चेक करना कि आपका आंसर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया 1 + i डिवाइड बाई 1 - i√3 है। आर्गुमेंट फाइंड आउट करोगे तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। मान ली इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 + i माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 - i√3 कैसे आया। हमने बताया कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टाइप में है तो न्यूमरेटर का आर्गुमेंट माइनस डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट होता है। तो इसका आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, वही 1 + i है तो 1 + i कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, और i का कोफिशिएंट है 1 डिवाइड बाय रियल पार्ट है 1 माइनस, अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, माइनस tan इनवर्स, i का कोफिशिएंट है -√3 और रियल पार्ट है 1, बस इसको रख दो। तो ये मॉड होता है हर जगह। तो ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है, π/3। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 7 π/12 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड हमारा क्या था, 1 + i एंड 1 + i√3² डिवाइडेड बाई 1 - i, ये था। तो आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है इसका। तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। जस्ट सपोज ये पावर 2 इसके सिर्फ है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो पहले जो मल्टीप्लाई में हुए वो क्या होते हैं, प्लस होता है। तो प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 + i√3 का स्क्वायर और माइनस जो डिनोमिनेटर में रहता है वो माइनस हो जाता है, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 - i। जो पावर में रहता है उसमें हमने क्या बताया था कि वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आर्गुमेंट ऑफ z⁴n वाला फार्मूला यहाँ लग जाएगा, तो ये n इधर आ जाएगा, n मतलब 2 है तो 2 इधर आ जाएगा। तो ये 1 + i का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे बताया, क्या बताया, π/4 लिख लिया हमने। ये आ जाएगा 2 इधर, तो 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 + i√3 हो जाएगा, माइनस
ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमारा माइनस में आता है, और tan इनवर्स रियल पार्ट डिवाइड बाय इमेजिनरी पार्ट, तो -1 डिवाइड बाई 1 का मॉडुलस लिखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये हो गया π/4 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या आ जाएगा π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस π/4 हो जाएगा। अब सबको सॉल्व कर लो, सबको सॉल्व करोगे तो π/4 ऐड होकर के π/2 बन जाएगा, प्लस 2π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो 3π प्लस 4π 7π/6 आ रहा है। अब 7π/6 जो आ रहा है, तो अगर हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, हमने क्या बोला था कि इसका वैल्यू -π से कहाँ होना चाहिए, +π के बीच में होना चाहिए, और ये π से ज़्यादा आ रहा है। 7π/6 एक्चुअल में कहाँ आएगा, π + π/6 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हमने क्या बोला था कि इसका लिमिटेशन या तो यहाँ से यहाँ होना चाहिए, और या तो इधर से ऐसे होना चाहिए। और ये जो हमारा एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो यहाँ से यहाँ आ जा रहा है ऐसे, ये π/6 है। तो अगर 7π/6 को आप ड्रॉ करोगे तो 7π/6 में हमने इसको क्या लिख दिया, हमको प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है। तो 7π/6 को हमने क्या कर दिया, π + π/6 लिख दिया। ठीक है, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप प्रिंसिपल वैल्यू कैसे लिखोगे। तो आपने क्या किया, ये वाला एंगल दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये पाई है तो इसका मतलब इतना वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला, ये π/6 होगा। तो ये वाला π/6 को हमको अगर इधर से मेजर करेंगे तो क्या आएगा, π/6 तो क्या आएगा, पाई माइनस ये माइनस में आएगा क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं, तो पाई माइनस π/6 आ जाएगा, पाई माइनस π/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि -π - π/6 यानी 6π माइनस पाई यानी 5π/6, और वो भी माइनस में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -5π/6। ठीक है, और ये जो एंगल आ रहा है वो किधर से आ रहा है, अगर मैं इसको लिखूं, ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको लिखूं या ड्रॉ करूं तो हमारा वैल्यू क्या है, ये वाला है, ये -π/6 आ रहा है, -5π/6 सॉरी, -5π/6 ये आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हमको अगर लिखना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमारा ये आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 1 + i⁵, 1 + i√3² डिवाइडेड बाई -2i एंड -√3 + i। ठीक है, इसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। मान लो इसका हमको आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, तो बस वही काम करना है। न्यूमरेटर वाले टर्म्स सब जगह आपको क्या होंगे, ऐड होंगे, और डिनोमिनेटर वाले टर्म्स सब जगह क्या होंगे, माइनस होते हैं। तो मान लेते हैं अगर आप इसको ओपन करोगे तो आर्गुमेंट ऑफ 1 + i⁵ प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 + i√3² माइनस, नीचे वाले माइनस हो रहे हैं तो माइनस, इसको एक साथ लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ -2i और प्लस, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ इसलिए। तो आर्गुमेंट ऑफ ब्रैकेट ओपन हो गया तो अभी आपका वो माइनस भले से हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं उनको ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, तो ये आपका आएगा। अब ये आर्गुमेंट ऑफ a + ib z के पावर n टाइप का है, तो ये क्या हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z यानी 1 + i प्लस ये क्या हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 1 + i√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस आर्गुमेंट ऑफ 0 - 2i। ठीक है, और ये अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ -√3 + i हो जाएगा। सॉल्व किया, इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 × π/4, क्योंकि 1 + i का हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2 × 1 + i यानी π/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा वैल्यू किधर आएगा, इधर देखो, ये -2i कैसे आएगा, -2i ड्रॉ करोगे तो इधर आएगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमारा एंगल कितना होता है, -90 डिग्री। रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है -√3 का मॉड। तो सॉल्व कर लेते हैं, आप सभी वैल्यू को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5π/4 आएगा, यहाँ +2π/3 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस π/2 हो जाएगा,
और यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस पाई और ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 1/√3 कितना होता है, 1/√3 होता है पाई/6। ठीक है, अब सभी को हमको ऐड कर लेना है, तो सबको ऐड करेंगे तो बस जो भी हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लिया मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए ये हमारा जो वैल्यू आएगा 5π/4 प्लस 2π/4 को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 15 और प्लस 8 23 हो जाएगा। 15 प्लस 8 23π/12 और प्लस π/2 माइनस पाई कितना होता है, -π/2 हो जाएगा और ये प्लस π/6। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करिए, 23π/12 आया, इन दोनों को माइनस करेंगे यानी 90 में से -90 + 30 है तो कितना हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसमें ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि दोनों का डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। तो 23π - 4π/12। अब सॉल्व करेंगे तो 19π/12 आया। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से ज़्यादा आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो इससे आगे निकल जाएगा, इससे आगे निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसी टाइप का कुछ सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू मान लो हमको लिखना है, तो मैंने क्या किया, पाई माइनस, अगर मान लो आप इसको लिखोगे तो पाई प्लस 7π/12 आप लिख लिया, पाई प्लस 7π/12 लिख लिया। ऐड करोगे तो 19π आ जाएगा। तो मतलब पाई के बाद 7π/12 जो हमारा वैल्यू आएगा वो कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, मान लेते हैं इधर आ रहा होगा। ठीक है, तो इधर आ रहा होगा। तो अब हम क्या करें, 7π/12 आ रहा है तो अब इसको क्या करते हैं, पाई से माइनस कर देते हैं। तो पाई माइनस 7π/12 और ये एंगल माइनस में आएगा, तो पाई माइनस 7π/12, क्योंकि मैं इधर से ले रहा हूँ ना, इधर से ले रहा हूँ, तो पाई से माइनस करेंगे, ये पूरा पाई होता है, तो पूरा पाई में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वही तो आंसर आएगा। तो 12π - 7π कितना हो जाएगा, -5π/12 आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 4th क्वेश्चन, tan 1 - i था का होल स्क्वायर, tan 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं आप इसका आर्गुमेंट लोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो या ओपन नहीं करते हैं, मैं सीधे फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। फार्मूला कौन सा, मान लेते हैं आपको इसका आर्गुमेंट लेना है। तो आर्गुमेंट लेने का मतलब क्या हुआ, ये 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, tan 1 - i। अब सवाल ये उठता है कि कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि tan 1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि tan वैल्यू पॉजिटिव, ये तो एंगल दिया हुआ है तो tan 1 आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो tan 1 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो tan 1 कहाँ आएगा, ये हमारा होता है वैल्यू 0 का, ये π/2, π/2 यानी कितना होगा, 3.14/2 यानी 1.7 समथिंग आएगा, मतलब इसके पहले ही आएगा। और इसके पहले tan 1 मान लो यहाँ आ रहा है तो ये वाला वैल्यू कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, tan 1 पॉजिटिव है और i नेगेटिव, i वाला टर्म्स नेगेटिव है। तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, 4th कोऑर्डिनेट में जा रहा है। tan 1 यानी रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो क्या हुआ फिर इसके केस में, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 4th कोऑर्डिनेट में हमारा वैल्यू माइनस में आता है, तो ये माइनस tan इनवर्स -1 / tan 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ, ये माइनस बाहर ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा है, माइनस tan इनवर्स आपका आ जाएगा, tan इनवर्स tan 1/tan 1 है, तो इसको मैंने लिख लिया cot 1 लिख लिया। अब cot 1 को मैंने क्या किया, ऐसे लिख लिया, tan इनवर्स tan 90 - थीटा या π/2 - थीटा कर लिया। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो -2 × थीटा, यानी थीटा क्या है, फार्मूला आप यहाँ अगर नहीं पता है तो आप इसको याद कर लेना, tan इनवर्स tan थीटा विल बी थीटा होता है। ठीक है, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए π/2 - 1 है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि π/2 -
1 हो जाएगा। और आप क्या कर लो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे यही हमारा आंसर हो गया। -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -पाई + 2 हो जाएगा, यानी 2 - पाई विल बी द आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये तो एकदम इजी था। कौन सा क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था sin अल्फ़ा + i × 1 - cos अल्फ़ा था। और अल्फ़ा के बारे में शायद मैंने वहाँ नहीं दिया था, यहाँ लिख लो आप, मैं एक बार वहाँ पे भी लिख देता हूँ। जो अल्फ़ा आएगा वो 0 से पाई से अल्फ़ा के बीच में आएगा। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। जो अल्फ़ा रहता है ये अल्फ़ा है और 0 से पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, sin अल्फ़ा 0 से पाई के बीच में दिया हुआ है, तो 0 से पाई का मतलब ये हुआ कि इधर हमारा वैल्यू आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, अभी हमको यहाँ डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल 1 - cos अल्फ़ा / sin अल्फ़ा ले लिया। आर्गुमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिंपल ये ले लिया। देखते हैं क्या आता है। अगर आप लोगे यहाँ पे तो ये हमारा जो वैल्यू होगा tan इनवर्स 1 - cos अल्फ़ा को हमने ब्रेक कर लिया, 1 - 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा / 2। ये फार्मूला होता है किसका, cos अल्फ़ा का। cos अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा / 2 - 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा / 2 होता है, या cos स्क्वायर अल्फ़ा / 2 - sin स्क्वायर अल्फ़ा / 2, तीनों होता है। तो हमने ये वाला सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। और sin अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 sin अल्फ़ा / 2 cos अल्फ़ा / 2। ओपन करेंगे, ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स ओपन करोगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा / 2 आएगा, 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा / 2 / 2 sin अल्फ़ा / 2 cos अल्फ़ा / 2। ये 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर अल्फ़ा से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan इनवर्स sin अल्फ़ा अपन cos अल्फ़ा / 2, तो यानी tan अल्फ़ा / 2 हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा / 2 मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा / 2 हमारा आंसर होगा। अब अल्फ़ा / 2 कहाँ आएगा, अब इन्हीं के बीच में जहाँ भी आए। अब डिफाइंड होता तो हम ये लिख सकते थे कि इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो इधर आएगा, तो 0 से पाई के बीच में हमारा वैल्यू आ रहा है, वही लेना था। अब केस अगर बनाओगे तो मान लेते हैं 0 से पाई के बीच में अगर होगा तो यही हमारा आंसर जाएगा। अगर मान लो 0 से पाई / 2 के बीच में अगर मान लो बनाते हो, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर आप बनाओगे तो फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसमें आपको ये करना पड़ेगा पाई अल्फ़ा / 2 करना, पाई अल्फ़ा / 2 करना पड़ेगा सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए। तो 2 केस आएगा, पाई माइनस, एक तो यही आ जाएगा हमारा आंसर, दूसरा आ जाएगा पाई अल्फ़ा / 2। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इन द केस, अगर ऑप्शन ये भी आ रहा है तो आप इसको भी लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 6 क्वेश्चन था। हमने दिया था इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ -z आर्गुमेंट ऑफ z। क्या आएगा, तो देखो आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब, 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं मैं इसका यूज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ, कि इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स b/a कब, जब z = a + ib है तब। तो tan इनवर्स b/a क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो tan इनवर्स b/a लेस देन 0 होने का मतलब क्या हुआ, b/a लेस देन tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। तो b/a क्या होगा, 0 होगा, यानी b लेस देन 0 होगा। ये हमको पता चल गया, b लेस देन 0 होगा, a के बारे में हमको नहीं पता। तो b लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, b नेगेटिव होगा। तो b नेगेटिव होगा तो मान लेते हैं हो सकता है इस वाले एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा, लाई कर रहा होगा, जहां भी होगा। आर्गुमेंट ऑफ -z का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया, जस्ट सपोज मान लो आर्गुमेंट ऑफ -z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z लिखा। ठीक है, जब -z लिखोगे तो ये जो वैल्यू आएगा, मान लो b लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहाँ से हमको ये फाइंड आउट हुआ कि हमारा जो एंगल आएगा वो यहाँ आ रहा होगा, माने -π/2 आ रहा होगा। जब -z करोगे तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी +π/2 होगा। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, ये +π/2 लिख दिया। माइनस आर्गुमेंट ऑफ z का वैल्यू हमारा क्या आया था, अभी
आर्गुमेंट ऑफ z से हमारा ये वैल्यू क्या आ रहा है, π/2 यानी -π/2 आ रहा है। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ लिख लिया। तो ये हमारा आ जाएगा π/2 और इसको आप ऐड करोगे तो ये v आ जाएगा +π/2। तो दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, पाई आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो क्या आएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, ये हमको बता रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारा इस एक्सिस पे लाई कर रहा है। -z का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो z इज इक्वल टू, मान लो हमने लिखा -2i लिखा जस्ट सपोज, तो इसका एंगल आप क्या लिखोगे, -π/2, और -z अगर मैं लिख दिया तो क्या लिखोगे, 2i लिखोगे, और 2i का एंगल कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 2i का जो एंगल आएगा, -z का जो वैल्यू आएगा वो ऊपर आ जाएगा, और +z का जो वैल्यू आएगा वो नीचे आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। आखिरी क्वेश्चन जो हमारा था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन जो था कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 170 दिया हुआ था, आर्गुमेंट z2 का जो वैल्यू दिया हुआ था वो 70 दिया हुआ था। तो मैंने आपसे पूछा था कि z1 z2 का वैल्यू क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 सम में। तो मान लो हमने ऐड किया तो 170 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 240 वाला जो एंगल होता है वो कहाँ लाई करेगा, इसमें कहीं लाई करेगा। यहाँ से ऐसे आप 180 प्लस 60 यानी इधर कहीं आएगा। तो 180 प्लस 60 कितना हुआ, ये वाला 60 डिग्री होगा, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 120, यानी माइनस में आएगा -120 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आएगा।